तो ये आपका होता है, अगर आपका एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। आपको काफी बार ऐसे बता दिया जाएगा कि बस इक्विवेलेंस रिलेशन चेक कर लो कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो इक्विवेलेंस है। बट वो क्या मतलब है, क्यों यूज करते हैं, क्या रीजनिंग है उसके पीछे, आई विल एक्सप्लेन दैट। बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है, सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है। और रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, टू बेंड बैक ऑन इटसेल्फ। फ्लेक्स का मतलब होता है बेंड, एंड री का होता है बैक। तो टू बेंड बैक ऑन इटसेल्फ, लाइक रिफ्लेक्स एंगल भी होता है ना जो घूम जाता है पूरा। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, अगर हम अज्यूम करें कि एक रिलेशन है इन सेट ए, इसका मतलब क्या हुआ, ए टू ए रिलेशन है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, कुछ भी मान लो 1 2 3 4, यहाँ ए, कुछ भी ए, सारे ए अज्यूम कर लो एलिमेंट ए। अब रिफ्लेक्सिव क्या हुआ कि if your relation R contains A comma A belongs to R for every A belongs to A, तो यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए अगर आपके रिलेशन में A कॉमा A आ रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव है। इसका क्या मतलब हो, अगर आपका फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, तो अगर आपके सेट में 1 है तो 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 4 कॉमा 4 ऐसे करते करते सब आपके रिलेशन में अगर आ रहा है तो देन योर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, लाइक सारे एलिमेंट्स के लिए ए कॉमा ए वाला जो पेयर है वो आपके रिलेशन में आ रहा है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या हुआ, सिमेट्रिक है इफ ए कॉमा ए, इफ बड़ा है, इफ A comma A comma B belongs to R, then यहां को नोट करना, if अगर ऐसा कोई आ रहा है A comma B belongs to R, then B comma A should also belong to R। अगर ये ट्रू है तो आपका रिलेशन सिमेट्रिक है। मान लो अगर आपके रिलेशन में 1 कॉमा 2 आ रहा है तो 2 कॉमा 1 भी आना चाहिए। अगर ये आ रहा है 2 कॉमा 1 भी तो आपका सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक होता है ना कि सिमेट्री मेंटेन्ड है, बोथ साइड्स आर इक्वल। जैसे हम मॉड बनाते हैं तो लेफ्ट साइड राइट साइड बोथ सिमेट्रिक होता है ना, कि यहाँ जैसे जा रहा है वहां भी वैसे ही जा रहा है, सिमेट्रिक है, इट्स मिरर मिरर इमेज। वैसे ही अगर आपके रिलेशन में 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 3 है, 3 कॉमा 2 है, तो ये सिमेट्रिक है। 2,3 है तो 3,2 भी है, बट 1,2 भी है, 2,1 नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं, क्योंकि सारे ए क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, ना ही इसमें 1,1 है, ना ही 2,2 है, ना ही 3,3 है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, उसमें वो सिमेट्रिक भी नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अगर ये एक रिलेशन होता 1,1 2,2, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, यस, अज्यूमिंग कि सेट ए में सिर्फ 1,2 था तो ये रिफ्लेक्सिव है, करेक्ट। क्या ये सिमेट्रिक है, इट इज सिमेट्रिक ऑल्सो, क्योंकि फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देयर इज बी कॉमा ए ऑल्सो। ए कॉमा बी मान लो 1,1 तो 1,1 तो है इसमें और कोई नंबर ही नहीं है इस रिलेशन में, इसमें ना ही 1,3 है, ना ही 1,4 है, कुछ है ही नहीं। तो ये वाली सिमेट्रिक कंडीशन इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन इफ। अगर इसमें 1,3 होता तो हम कहते हैं सिमेट्रिक नहीं, क्योंकि इसमें 3,1 नहीं है, बट इसमें तो दो ही हैं, 1,1 एंड 2,2। तो 1,1 का उल्टा क्या हुआ, अगेन 1,1 जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है। 2,2 का उल्टा क्या हुआ, 2,2 दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो दिस इज सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। तो आपको सिमेट्रिक में हमेशा याद रखना है इफ है, if there is an a comma b belongs to R, then b comma a should also belong to R। यहाँ पे है कि फॉर एवरी a belongs to a, लाइक सारे एलिमेंट्स का उसका खुद का इमेज भी उधर होना चाहिए।
तो या अब ट्रांजिटिव क्या हुआ? अच्छा, इसको एक बार हम उसमें ही बना के देख लेते हैं विजुअली, सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ। अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, अगर 3,4 है तो 4,3 भी होना चाहिए। दैट्स हाउ यू मेक अ सिमेट्रिक रिलेशन कि 1,2 है तो 2,1 भी होगा, 3,4 है तो 4,3 भी होगा। करेक्ट। तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया एंड रिफ्लेक्सिव भी हो गया। नाउ कम्स ट्रांजिटिव। इफ a comma b belongs to R and if b comma c belongs to R, then a comma c should also belong to R। अगर ये ट्रू है तो ये ट्रांजिटिव होगा, यानी कि a comma b है और b comma c भी है तो a comma c भी होना चाहिए। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी एक है सॉरी। अब वो कह रहा है इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू R, 1,2 है एंड 2,3 है तो 1,3 भी बिलोंग करना चाहिए। ये आपके इक्विवेलेंस रिलेशन के तीन चीजें, तीन कंडीशन निकाल आई। अगर आपका एक रिलेशन जो कि एक लिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है वो आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब है टू बेंड बैक ऑन इटसेल्फ। तो फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट ए उसका खुद का इमेज भी होना चाहिए इन द रिलेशन। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी एलिमेंट दैट एलिमेंट कॉमा दैट एलिमेंट शुड बी अ पेयर इन द रिलेशन। तो आपका ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है। सिमेट्रिक कैसे होता है? सिमेट्रिक होता है इफ काफी इंपॉर्टेंट है, इफ a कॉमा b इज देयर इन द रिलेशन, ऐसा कुछ है आपके, एक पेयर है आपके रिलेशन में, तो उल्टा द ऑपोजिट और द मिरर इमेज ऑफ दैट पेयर शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ योर रिलेशन। तो a कॉमा b है तो b कॉमा a भी होना चाहिए। दैट्स व्हाट वी डिड। 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। अगर आपका रिलेशन ही इतना है, आपका सेट a 1,2 है, रिलेशन आपका 1,1 2,2 ही है, तो 1,1 है तो इसका उल्टा क्या? 1,1 वो तो पहले प्रेजेंट है, 2,2 का उल्टा क्या? वो भी प्रेजेंट है, तो वो सिमेट्रिक भी होगा। रिफ्लेक्सिव तो वो है ही। अगर सेट ए ये है 1,2। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है कि अगर a, b है, b, c है तो a, c भी होना चाहिए। अब यहाँ ऐसा है क्या? 1,1 या 1,2 कुछ है, a, b कुछ है ही नहीं। जब ये इफ वाली कंडीशन ही नहीं निकली तो ये क्या कंसीडर करते हैं? जब ये इफ वाली कंडीशन ट्रिगर ही नहीं हुई हम अज्यूम करते हैं कि ये सैटिस्फाइड है। तो ये ट्रांजिटिव भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। अगर आपकी इफ वाली कंडीशन ट्रिगर ही नहीं होती है, इफ दिस कॉमा दिस, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि ये सैटिस्फाइड है। अगर इफ वाली कंडीशन ट्रिगर होगी देन आपको चेक करना है इज इट गेटिंग सैटिस्फाइड और नॉट। If it's getting satisfied, then okay. If not, then it's not symmetric. Similarly, if यहाँ पे अगर if वाली कंडीशन ही ट्रिगर नहीं होती है तो आप कह सकते हो the function is the relation is transitive. बट अगर हो जाती है तो check for a comma c belongs to R. अगर हो जाता है तो it's transitive. It's not, then it's not transitive. Now let's understand equivalence relation समझने का फायदा ही क्या हुआ। तो reflexive, symmetric and transitive। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है रिलेशन इन सेट ऑफ इंटीजर्स। z होता है ना इंटीजर्स, r is equal to a comma b such that 2 divides a minus b। ठीक है, रिलेशन इन सेट
relation in set of z integers r is equal to a comma b and such that 2 divides a minus b. अब integers क्या होते हैं? -1 0 1 2 3 4 ऐसे. अब रिलेशन इन सेट ऑफ इंटीजर है तो यहाँ भी z है, यहाँ भी z होगा. -1 0 1 2 3. 2 divides a minus b. अब वो पूछा इज इट रिफ्लेक्सिव. अब ये रिफ्लेक्सिव कैसे होगा? रिफ्लेक्सिव कब होता है कि a comma a belongs to r for every a belongs to z. a belongs to a होता है बट यहाँ पे हमारा सेट z है तो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ z, सारे एलिमेंट के साथ क्या हम a comma a लिख सकते हैं? जैसे अगर 0 comma 0 0 1 comma 1 -1 comma -1 -5 comma -5 लिख सकते हैं. इज इट पार्ट ऑफ द रिलेशन? चेक कर लेते हैं. रिलेशन क्या है? a comma b such that 2 divides a minus b. अब a number minus itself कितना होता है? 0 होता है तो a minus b क्या होगा? यहाँ 0 होगा. 0 minus 0 ये 1 minus 1 ये -1 minus -1 ये -5 minus -5 ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया. Every number subtracted from itself is 0. Is it divisible by 2? 0 is always divisible by 2. कैसे? जब 2 डिवाइड करते तो रिमाइंडर कुछ नहीं आना चाहिए. 0 डिवाइड बाय 2 क्या होगा? 0 ही होता है, कुछ रिमाइंडर नहीं आता. 1 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? रिमाइंडर 1 आता है. 5 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? रिमाइंडर क्या आता है? 1 आता है. 4 से डिविजिबल होता है तो 5 पे 1 आता है तो 0 पे क्या रिमाइंडर आता है? 0 ही आता है. तो दिस इज डिविजिबल, दिस इज आल्सो डिविजिबल, दिस इज आल्सो डिविजिबल. सो फॉर एवरी इंटीजर we can write the integer comma integer there. So can we say it is reflexive? For every element in the integer wala set, we can write that element comma that element. वो divisible by 2 हो जाएगा. So we say this is satisfied. The function is reflexive. इतना तो हमने समझ लिया. एक एग्जांपल लिख के छोड़ देता हूँ. -1 comma -1 is equal to 0. So this is this. अब सिमेट्रिक का क्या होता था? इफ a comma b belongs to the relation then b comma a should also belong to the relation. अब आप मान लो a comma b belongs to relation. a comma b कैसे हो सकता है? बेसिकली a minus b should be divisible by 2. तो 1 comma 0 हो सकता है पार्ट रिलेशन का. यहाँ तो 1 minus 0 करेंगे तो 1 बचेगा. इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. तो यहाँ पे डिफरेंस हमेशा 2 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए. तो जैसे 4 comma 2 हो सकता है, 8 comma 4 हो सकता है, 9 comma 7 हो सकता है, 13 comma 1 हो सकता है. इस पे डिफरेंस क्या है? 2. इस पे 4, इस पे 2, इस पे 12. डिफरेंस 13 minus 1 12, 9 minus 7 2. Are all these divisible by 2? Yes, these are divisible by 2. ये तो पूरा 2 है. ये भी 4 is also divisible by 2. ये भी 2 से divisible है, ये भी 2 से divisible है. तो these are all part of R. अब मान लेते हैं अगर ये पार्ट है तो उल्टा भी होना चाहिए. तो 2,4 भी होना चाहिए, 4,8 भी होना चाहिए, 7,9 भी होना चाहिए, 1,13 भी होना चाहिए. करेक्ट? चेक कर लेते हैं. 2 minus 4 क्या हुआ? -2. ये -4, ये -2, ये -12. ये नेगेटिव आ गए. बट आर दे डिविजिबल बाय 2? यस. -2 डिवाइड बाय 2 क्या होगा? -1. -4 डिवाइड बाय 2 क्या होगा? -2. ये -2 डिवाइड बाय 2 -1. -12 डिवाइड बाय 2 -6. तो दिस इज आल्सो डिविजिबल. ये जब R में है, ये भी R में है. करेक्ट? बट इसमें क्या ध्यान रखना है ना, इन वाले क्वेश्चंस में जब आप प्रूफ करने बैठे तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आप 4 एग्जांपल सच दिखा दो. ऐसा जरूरी नहीं कि 5वां एग्जांपल भी सच होगा. ऐसे काफी बार होता है
कि आपने 2-3 एग्जाम्पल दिए और आपने कहा कि हाँ ये तो ट्रू है तो बाकी भी ट्रू है, बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्या पता 5th एग्जाम्पल आपका फॉल्स हो जाता, 6th एग्जाम्पल फॉल्स हो जाता। तो ऑलवेज ट्राई टू इन सच क्वेश्चन ऑलवेज ट्राई टू थिंक ऑफ द लॉजिक, कि ऐसा आप लॉजिक सोचो, इंट्यूटिवली आप सोचो कि अगर ये ट्रू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एंड थिंक। थोड़े एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो बट ट्राई टू थिंक कि जनरलाइज कर सकता हूं मैं या नहीं, क्योंकि आपने 4 एग्जाम्पल से कह दिया कि हाँ ये तो सच है तो मैं ट्रू कर देता हूँ एंड छोड़ देता हूँ क्वेश्चन। बाई चांस 5वां 6वां एग्जाम्पल आपका हो जाता फॉल्स। फॉल्स प्रूफ करना इजी है, फॉल्स प्रूफ करने के लिए आपने एक एग्जाम्पल भी ढूंढ लिया, आपने कहा कि यार ये तो मेरा सही बैठ गया, ये तो फॉल्स है। फॉल्स प्रूफ करना इजी है क्योंकि फॉल्स प्रूफ करने के लिए आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल फॉल्स प्रूफ करना है, बट ट्रू प्रूफ करने के लिए आप एक एग्जाम्पल प्रूफ नहीं कर सकते, ट्रू के लिए आपको जनरलाइज करना पड़ता है। तो जनरलाइज कैसे करें, आपने एग्जाम्पल से तो कर लिया तो आपको समझ आ गया कि हाँ ये तो सच है, बट आप लॉजिकली भी सोचो, अगर a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब है 2k होगा, करेक्ट। डिविजिबल बाय 2 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, बाय सम नंबर, बाय कांस्टेंट। तो b माइनस a क्या होगा, b माइनस a कैसे निकलेगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स, a माइनस b -2k, तो b माइनस a इज इक्वल टू -2k। माइनस के तो कांस्टेंट हो गया, 2 से अभी भी डिविजिबल ही है ये, तो मैं कह सकता हूँ, अब मैं जनरलाइज कर सकता हूँ, इससे मैं जनरलाइज कर सकता हूँ कि a माइनस बी भी डिविजिबल है अगर, तो मेरे इस रिलेशन में आएगा, तो b माइनस a भी हमेशा आएगा ही आएगा। दिस इज हाउ आई कैन जनरलाइज एंड देन आई कैन से यस दिस इज सिमेट्रिक। आप समझ रहे हो व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि अगर इसको फॉल्स प्रूफ करना होता, फॉल्स प्रूफ करना इजी है, अगर आप एक एग्जांपल भी प्रूफ कर दो कि ये फॉल्स है, वन एग्जांपल इज इनफ, बट टू प्रूफ ट्रू you have to ensure that there is no possibility of mistake. So that is why a minus b, so that is why you have to generalize things. तो मैंने कहा कि अगर a minus b if this belongs to r, this belongs to r क्या होगा, क्या बिलोंग करेगा, जब a minus b 2k होगा, then b comma a should also belong to r, तो b minus a should also belong to r to prove to, तो वो प्रूफ करना आपको बेटर रहेगा अगर आप जनरलाइजेशन से करो, वरना इट विल बी बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रूफ। तो सिमेट्रिक है, काफी बार इंट्यूशन से भी हो जाता है कि हाँ दिख रहा है डिविजिबल बाय 2 मतलब 2 का डिफरेंस होना चाहिए, एंड दैट इज हाउ, आगे पीछे करोगे तो फर्क नहीं आएगा, बट आई वुड से ऑलवेज यूज ट्राई टू यूज प्रूफ, जनरलाइजेशंस टू प्रूफ। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या है लिख लेते हैं पहले, इफ a comma b belongs to r and b comma c belongs to r, then a comma c should belong to r। क्या ये सच है, अगेन फॉल्स प्रूफ करना है तो एक एग्जांपल कोई ढूंढ लो, फॉल्स प्रूफ हो रहा है वेरी गुड, वहीं क्वेश्चन रोक लो, बट ट्रू प्रूफ करने के लिए हमेशा जनरलाइजेशन से करो। मैं एग्जांपल से नहीं कर रहा, इस बार मैं जनरलाइजेशन से ही करता हूँ। इफ a comma b belongs to r, क्या मतलब हुआ, a minus b should be divisible by 2, करेक्ट। यहाँ k1 लिख लेते हैं, सम कांस्टेंट। b comma c belongs to r also, तो b minus c is equal to 2k2 some other constant, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। अब हमें टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ a minus c is equal to 2k3 और टू सम कांस्टेंट। अब देखो a माइनस सी चाहिए, ये तो सामने सामने आपको मिल गया, ये ऐड कर दो, माइनस बी और बी कट गया, यह माइनस बी है यहाँ बी है, तो a माइनस सी इज इक्वल टू 2k1 प्लस 2k2, यहाँ कॉमन ले लो k1 प्लस k2, ये तो कुछ भी कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट तो इसको k3 मान लो, k1 प्लस k2 को k3 मान लो, बट यहाँ तो 2 है ही, तो दिस इज डिविजिबल बाय 2, तो ये मेरा जनरलाइजेशन प्रूफ हो गया। तो यस दिस इज ट्रांजिटिव आल्सो, दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज ट्रांजिटिव, वेरी नाइस। आप कहोगे कि तुमने पहले में जनरलाइजेशन क्यों नहीं किया, वो भी कर लो। a माइनस a क्या होगा, 0 होगा, 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, तो ये भी आपका जनरलाइजेशन हो गया।
क्या सारे ए आ रहे हैं जेड में? यस आएंगे ही। तो रिफ्लेक्शन भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी है, ये हमने बता दिया। ये फायदा क्या हुआ? मैंने क्या बोला था? रिफ्लेक्सिव है वो है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फायदा क्या हुआ? ये तो मैंने प्रूफ कर दिया कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका फायदा क्या हुआ?